हाय कोडर, ये हमारा CSS से रिलेटेड 46 ट्यूटोरियल है और इसमें हम सीडो क्लासेस को पढ़ेंगे। हम CSS सिलेक्टर की बात करते आ रहे हैं। एडवांस सिलेक्टर जो हम पढ़े उसमें हमने सिंपल सिलेक्टर को पढ़ लिया है, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर को भी पढ़ लिया है एंड एट्रीब्यूट सिलेक्टर को भी पढ़ लिया। अगर आपने ये मेरी 3 वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा, मेरी ये वीडियो भी जाकर देख लेना। एंड देन हम इस वीडियो में सीडो क्लासेस को पढ़ेंगे एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें सीडो एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा एडवांस सिलेक्टर का चैप्टर भी मुकम्मल हो जाएगा। अब इसमें सीडो क्लासेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ये सीडो क्लासेस होती है। इसमें सीडो क्लासेस से जो बिफोर में कॉलन से आता है और कॉलन के बाद सीडो क्लासेस का नाम, इसमें फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth लास्ट चाइल्ड, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज है। हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे, आधी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे और आधी इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो वीडियो शुरू करने के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और तो हम ये विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने एक H1 में लिखा है सीडो क्लासेस सिलेक्टर, वैसे उसका टाइटल दे दिया है, एक यूएल लिया है, उसके बाद एक डिव में 2 पैराग्राफ हैं और उसके बाद एक और यूएल है और उसके बाद सिंपल से 2 पैराग्राफ लिखे। ये सिंपल सा मैंने स्ट्रक्चर लिख लिया और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें ये मिल रहा है। अब मैं आपको अपनी फर्स्ट 2 चाइल्ड को लगा बताता हूँ। फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड हम लगाते हैं। फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड किस तरह से लिखती है, हम किसी भी एलिमेंट पर लगा सकते हैं। अभी के लिए जो हमारे यूएल है हम यहाँ पर li पर लगाते हैं और ये जो फर्स्ट चाइल्ड है ये किसी पेरेंट पर लगेगा, तो ये इसका पेरेंट यूएल है और यूएल का जो चाइल्ड है वो li है, तो इस तरह से ये चाइल्ड पर ही लगेगा। हम यहाँ पर li लिखने के बाद कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट चाइल्ड। अब फर्स्ट चाइल्ड कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कलर रेड। तो अब आप देखना ये li के आगे जो फर्स्ट li होगा, जो ul का जो पेरेंट का फर्स्ट li होगा उसका कलर रेड हो जाएगा। मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं इसका कलर भी रेड हो गया और इसका कलर भी रेड हो गया। क्यों? क्योंकि ये ul का फर्स्ट चाइल्ड जो li जो फर्स्ट चाइल्ड है वो इसका ये बन रहा है और इसका ये बन रहा है। इस तरह से ये पेरेंट के चाइल्ड को टारगेट करते हैं। अगर यहाँ पर मैंने p को लिखा तो अब आप देखना यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये फर्स्ट p टारगेट हुआ, जबकि ये भी होना चाहिए था। तो ये क्यों नहीं हुआ इसका मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पर आते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये जो 2 p हैं ये div में पड़े हुए हैं और ये जो है सिंपल पड़े हुए हैं, इनका कोई पेरेंट नहीं है। इनका पेरेंट है div और div का फर्स्ट चाइल्ड p का टैग, तो इस तरह से उसने p के टैग को टारगेट कर लिया। नेक्स्ट हम लास्ट चाइल्ड को पढ़ते हैं। लास्ट चाइल्ड किस तरह से है, मैं यहाँ पर li लगाता हूँ और हम यहाँ पर लिख लेते हैं लास्ट चाइल्ड और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो अब ये लास्ट से जो लास्ट वाला चाइल्ड होगा उसको टारगेट करेगा। ये आप देख सकते हैं ये पेरेंट का लास्ट वाला चाइल्ड इसने टारगेट कर लिया। इस तरह से हम फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड को लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं nth चाइल्ड एंड nth लास्ट चाइल्ड। अब nth चाइल्ड किस तरह से काम करता है मैं यहाँ पर आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पर हम nth लिख लेते हैं और यहाँ पर इसके बाद आती है ब्रैकेट्स। अब इस ब्रैकेट में हमने बताना होता है हमने कौन से वाले चाइल्ड को टारगेट करना है। अभी जो फर्स्ट चाइल्ड था वो जस्ट फर्स्ट वाले चाइल्ड को टारगेट कर रहा था और जो लास्ट चाइल्ड था वो जस्ट लास्ट वाले को टारगेट कर रहा था। लेकिन इसमें हम अगर दूसरे चाइल्ड को टारगेट करना चाहते हैं, अगर तीसरे को करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं। मैं यहाँ पर थर्ड लिखा तो अब आप देखना ये दोनों का थर्ड वाला जो चाइल्ड होगा वो टारगेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये थर्ड वाला हो गया। इस तरह से हम यहाँ पर अगर मैं 5 कर दूंगा तो अब आप देखना ये 5 वाला टारगेट हो जाएगा। रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं ये 5 वाला टारगेट हो गया। यहाँ पर हम एक टेबल की सूरत में भी लिख सकते हैं। मैं 2n लिख देता हूँ तो अब आप देखना यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये 2 4 इस तरह से ये किस तरह से हुआ। मैंने 2n लिखा तो ये n 0 से वैल्यू शुरू करता है। ये आप देख सकते हैं 0 से वैल्यू शुरू करता है तो 2 0 0 हो जाएगा, कोई भी नहीं आएगा। देन 2 1 से होगा 2 1 2 तो वहां पर ये आ जाएगा। देन फिर 2 2 4 तो यहाँ पर ये 4 वाले को टारगेट करेगा। 2 3 6 तो ये 6 वाले को टारगेट करेगा। इस तरह से ये हमारा टेबल चल जाता है। मैं यहाँ पर 3 भी लगाऊंगा, अगर 3 लगाऊंगा तो अब आप देखना ये किस तरह से करता है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक और आता है, हम यहाँ पर इवन और ऑड भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इवन लिख देता हूँ इवन तो अब ये इवन किस तरह से करेगा 2 4 और 6 दोनों की कर देगा 2 4 6। और यहाँ पर अगर मैं सिंपल ऑड लिख दूंगा तो ऑड आपको पता है 1 3 होता है। यहाँ पर ऑड लिख दिया तो ये होता है 1 3। हम रिफ्रेश करते हैं तो अब देख सकते हैं ये 1 3 5 इस तरह से इसने टारगेट किया। अब हमारा जो nth लास्ट चाइल्ड है वो किस तरह से वो लास्ट से शुरू करता है इस तरह से। अभी तो आपको फर्क पड़ेगा नहीं, ये इसी तरह ये आप देख सकते हैं ये लास्ट से शुरू हुआ 1 3 5। इस तरह से हम अगर यहाँ पर कोई नंबर दे देंगे 2
तो अब ये फर्स्ट से शुरू नहीं करेगा, ये लास्ट से करेगा। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं इसने लास्ट इसका 2 कर दिया और इसको कॉपी कर दिया, इसको कलर में रेड कर दिया। ये हमारे होते हैं nth लास्ट चाइल्ड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं nth लास्ट ऑफ टाइप एंड nth ऑफ टाइप, इसको हम पढ़ते हैं। हम देख लेते हैं nth ऑफ टाइप किस तरह से काम करता है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ nth ऑफ टाइप, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर हम टाइप लिख लेते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पर मैंने 2 किया और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देख सकते हैं हमें यहाँ पर किस तरह से, ये उसी तरह से जो हमने अभी पढ़ा था nth टाइप पढ़ा था जिसमें हम 2 देते थे तो वो दूसरा दूसरा कॉपी कर लेता था, लेकिन उसमें ये होता था कि उसका पेरेंट होना लाजमी है। अब इसमें चाहे पेरेंट हो ना हो, ये दूसरा वाले को टारगेट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पर p लिख देता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखना, ये देखना, इसका भी उसने दूसरे वाले कॉपी कर लिया, इसका भी दूसरे वाले कॉपी कर लिया। जबकि ये जो डिव में है एक पेरेंट में है और लास्ट वाला जो पी है वो उनका पेरेंट नहीं है, लेकिन उसने फिर भी इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर यही काम मैं यहाँ पर nth चाइल्ड से करता तो आप देखना यहाँ पर ये नहीं वर्क करेगा, जस्ट फर्स्ट वाले को करेगा, सेकंड वाले को करेगा ही नहीं क्योंकि उसका पेरेंट नहीं है। लेकिन अगर हम सेकंड वाले को भी चाहते हैं तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं nth ऑफ टाइप। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ nth ऑफ टाइप, तो अब ये पेरेंट को नहीं देखेगा, जितने भी चाइल्ड होंगे सेकंड वाले वो उनको कर देगा। इसके लिए लास्ट वाले के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट, तो अब ये लास्ट से शुरू करेगा और इसको कॉपी करेगा या इसको टारगेट करेगा। हमने देखा, ये देख सकते अब ये लास्ट से इसने इसको 1 कर दिया और इसको 2 कर दिया और इस 2 में अब इसने इसको रेड कर दिया। ये होते हैं हमारे पास nth ऑफ टाइप एंड nth ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओनली चाइल्ड एंड ओनली ऑफ टाइप, ये हम पढ़ते हैं। अब ओनली चाइल्ड किस तरह से काम करता है, उसमें वो कहता है कि जो पेरेंट है उसके पास सिर्फ एक ही चाइल्ड हो तो उस पर हम लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, हम यहाँ पर li में लिख लेते हैं ओनली चाइल्ड और इसको मैं इसी तरह से लगा कर करता हूँ, तो अब देखना ये किसी पर भी नहीं लगेगा। जब देख सकते हैं किसी पर भी नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्यों, इसलिए क्योंकि इस यूएल में भी काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड है और इस यूएल में भी काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड है, तो ये किसी पर भी नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ पर इन सबको रिमूव करता हूँ और यहाँ पर अब देख सकते हैं इसके पास एक ही चाइल्ड है, तो अब ये इसका कलर रेड कर देगा। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, अब देख सकते हैं इसका कलर रेड कर दिया। अगर मैं इसके अलावा भी इसमें कोई भी चाइल्ड डालूंगा, अगर मैं यहाँ पर मजीद आई के टैग में कुछ लिख देता हूँ तो भी अब देखना ये रेड नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं इसने उसी तरह से कर दिया, क्योंकि ये चाहता है कि इसके पास सिर्फ एक ही चाइल्ड हो। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कॉपी करता हूँ, रिमूव करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर रेड होगा, क्योंकि ये एक ही चाइल्ड होगा तो उसी में काम करेगा। ये होता है हमारे पास ओनली चाइल्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, उसको कॉपी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओनली ऑफ टाइप। अब हम ओनली ऑफ टाइप को देखते हैं, ओनली ऑफ टाइप किस तरह से काम करता है। मैं यहाँ पर p लिख लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ ओनली ऑफ टाइप। हम यहाँ पर लिखते हैं ओनली ऑफ टाइप। अब ये किस तरह से काम करता है, ये चाहता है कि हमने p को टारगेट किया है वो पेरेंट में सिर्फ एक ही p हो, इसके अलावा कोई भी टैग हो सकते हैं, उससे उसको कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, लेकिन p एक ही हो। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं इसमें किसी पर भी कलर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसमें इसने आया डिव में 2 p पड़े हुए। अगर मैं एक p को रिमूव कर देता हूँ तो अब देखना यहाँ पर ये कलर लग जाएगा। आप देख सकते हैं इसको कलर लग गया। ये होता है ओनली ऑफ टाइप। अब आप कहेंगे कि हमने ओनली चाइल्ड भी तो पढ़ा था इसके अंदर, लेकिन ओनली चाइल्ड में ये होता था कि उसके पास एक ही चाइल्ड हो, उसके बाद कोई भी टैग ना आए। अगर हम यहाँ पर ओनली चाइल्ड लगाते थे, मैं ओनली ऑफ टाइप को भी रिमूव करता हूँ और ओनली चाइल्ड लगा कर दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ पर ओनली चाइल्ड लिखते हैं और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखना यहाँ पर अभी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पी कोई भी ओनली नहीं है। मैं एल आई पर लगा कर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर रिफ्रेश, आप देख सकते हैं इस पर लग गया। और मैं p पर भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पर p को करता हूँ और यहाँ पर ओनली चाइल्ड किस तरह से हमने करना है, ये अभी p को करने के लिए हम यहाँ पर ओनली ऑफ चाइल्ड को अभी जो हमने पढ़ा है मैं उसका आपको बता भी देता हूँ। ओनली ऑफ टाइप, ओनली ऑफ टाइप किस तरह से काम करता है कि जो p है, p इसके पास एक ही हो। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ये इस पर कलर लग गया, लेकिन अगर इसके पास एक और p होगा तो ये नहीं लगेगा। मैं यहाँ पर एक और p लगाया तो ये कलर नहीं लगेगा, लेकिन अगर p के अलावा कोई भी हम इसमें टैग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर b डाल देता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, अब देख सकते हैं p पर कलर लग रहा है। वो कहता है कि p का टैग ना हो, इसके अलावा कोई भी टैग आ सकते हैं। हम यहाँ पर स्पैन का टैग भी मैं लिख लेता हूँ, स्पैन का भी टैग लिख लेता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अब देख सकते हैं इसका कलर लग रहा है, इसको कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर p का एक टैग लिखूंगा, मैं यहाँ पर
पी का टैग लिखूंगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो इस पर भी कलर नहीं लगेगा क्योंकि इसको पी एक ही चाहिए। ये होता है हमारे पास ओनली ऑफ टाइप चाइल्ड। इसको रिमूव करते हैं अभी के लिए, इसको रिमूव करते हैं और इसको वापस लगा लेते हैं। अब मैं आपको, हम नेक्स्ट वाली अपनी टाइप पढ़ते हैं जो हमारे पास थी, फर्स्ट ऑफ टाइप एंड लास्ट ऑफ टाइप। अब हम ये पढ़ लेते हैं। अब फर्स्ट ऑफ टाइप किस तरह से काम करता है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अभी ओनली के अलावा मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अब इसको कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर उसका पेरेंट हो या ना हो। मैं यहाँ पर एक और ये पी वाला डाल लेता हूँ। यहाँ पर हम यहाँ पर एक और पी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको इस तरह से नहीं, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके एक और डाल लेता हूँ इसके अंदर। हम यहाँ पर एक और डाल लेते हैं और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें दो चाय पी आए या फिर तीन आए, और ये किस तरह से टारगेट करेगा, जो पहले वाला होगा ओनली फर्स्ट, ये फर्स्ट को टारगेट कर देगा। और इसी तरह से हम अगर लास्ट कर देंगे तो अब ये लास्ट वाले को टारगेट करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये लास्ट वाले को कर दिया। इसी तरह से अगर मैं एल आई पर लगा देता हूँ, यहाँ पर हम एल आई पर लगा देते हैं और यहाँ पर मैं तो एल आई थोड़ी मजीद डाल देता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखना ये लास्ट वाले एल आई को टारगेट कर रहा है। ये होता है हमारे पास फर्स्ट ऑफ टाइप एंड लास्ट ऑफ टाइप। नेक्स्ट हम अपनी एम्प्टी को देखते हैं। अब एम्प्टी इस तरह से काम करता है कि हमारे पास जो भी टैग है वो बिल्कुल एम्प्टी हो, बिल्कुल नल हो। मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ और यहाँ पर हम डिव को टारगेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिव को जस्ट वैसे बॉर्डर दूंगा तो ये आप देखना इस पर नहीं लगेगा। मैं यहाँ पर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर देता हूँ और यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये नहीं लगेगा। ये लग गया क्योंकि इसने सारे डिप को टारगेट कर दिया। लेकिन मैं जस्ट अपनी सिर्फ एम्प्टी डिप को टारगेट करना चाहता हूँ, इस वाली डिप को टारगेट नहीं करना चाहता, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं एम्प्टी का। यहाँ पर लिख लेते हैं एम्प्टी और अब आप देखना ये इसको टारगेट नहीं करेगा, ये जस्ट इसको टारगेट करेगा। जब देख सकते हैं इसने जस्ट इसको कर दिया। अगर मैं यहाँ पर कहीं और पर भी एम्प्टी डिप डाल देता हूँ, मैं इसके बाद भी डाल देता हूँ एम्प्टी डिप और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बॉर्डर लग गया। लेकिन अगर मैं इस तरह से करूँगा, यहाँ पर एक सिंगल स्पेस भी डाल दूंगा, अब जो वाइट स्पेस कहलाती है, तो अब ये खाली नहीं जा तो इस पर बॉर्डर नहीं लगेगा। मैं ये रिफ्रेश करता हूँ तो अब देख सकते हैं यहाँ पर इस पर बॉर्डर नहीं लगा, ये फर्स्ट वाले पर लग गया। अगर मैं यहाँ पर जस्ट 1 भी लिख दिया या फिर ए भी लिख दिया तो वो भी इस पर बॉर्डर नहीं लगेगा। ये ए आ तो जाएगा लेकिन इस पर बॉर्डर नहीं लगेगा क्योंकि मैंने एम्प्टी डिव को टारगेट किया जस्ट। तो ये होता है हमारे पास एम्प्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉट। अब नॉट कुछ इस तरह से काम करता है कि हम यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन दे देते हैं। मैं यहाँ पर अभी इनको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ये एक पी का टैग है, ये दूसरा पी का टैग है, ये तीसरा और चौथा। हमारे पास यहाँ पर 4 पी के टैग मिल जाए। और अगर मैं सिंपल यहाँ पर सिंपल सेलेक्टर की मदद से यहाँ पर पी लिखने के बाद यहाँ पर कलर दे देता हूँ रेड, तो जब देखना सभी पी पर कलर रेड लग जाएगा। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सभी पी पर कलर रेड लग गया। लेकिन अगर मैं किसी स्पेसिफिक को नहीं लगाना चाहता तो वहाँ पर मैं नॉट लगाऊंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉलन नॉट, नॉट को मैं यूज करूंगा और इसके अंदर मैंने भी बता देना कि मैंने किसको छोड़ना है। मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ, इसको मैंने छोड़ना था, मैं क्लास दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, टेक्स्ट दे देता हूँ और इस क्लास को यहाँ पर मैंने यहाँ पर आकर नॉट में लिख दूंगा। तो अब देखना है ये इसको छोड़ देगा। ये देख सकते हैं इसने छोड़ दिया और बाकी को टारगेट कर दिया। नॉट इस तरह से करता है, जो भी हम इसमें डिफाइन करेंगे उसको छोड़ देगा और बाकी पर जो भी हमने कलर या जो भी स्टाइल लगाया होगा वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंग को। लैंग किस तरह से यूज होता है, लैंग सिंपल आप लगा लो एक लैंग्वेज के तौर पर यूज होता है। मैं यहाँ पर अभी के लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है लैंग, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये EM इंग्लिश में है। हम अभी वैसे ही लिख लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये उर्दू में है और ये वाला जो लैंग हम इसको लिख देते हैं कि ये है हमारा हिंदी में। अब हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज पर जस्ट अपना स्टाइल लगाना चाहें तो मैं यहाँ पर लिखूंगा LI और लैंग को यूज करूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उर्दू। उर्दू किया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कलर हमारा हो जाए ये वाला और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अब देख सकते हैं ये कलर इतना नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर कलर को और चेंज कर देता हूँ, ब्राउन कर देता हूँ और यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जस्ट उसका जहाँ पर जो लैंग्वेज आ रही थी, हमने उर्दू को यूज किया तो उर्दू आ रही थी। अगर मैं यहाँ पर हिंदी लिख दूंगा
और अब देखना ये रिफ्रेश करता हूँ तो ये थर्ड वाले को टारगेट कर लिया। इस तरह हम एक लैंग्वेज के बेस पर भी अपना सिलेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लिंक को पढ़ लेते हैं एंड होवर को भी पढ़ते हैं। किस तरह से काम करता है मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूएल के में जो ए आ रहे हैं उनका कलर मैं कर देता हूँ अभी के लिए रेड, और मैं लिंक का भी आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर रेड करता हूँ तो हम इस तरह से कलर लगा सकते हैं। लेकिन हम कलर नहीं लगाना चाहते हैं, हम जस्ट उसको सिंपल जिस तरह से क्लिक था उसी तरह से रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिंक को यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये उसी तरह से रहेगा। इसको हम इतना यूज़ तो नहीं करते क्योंकि जो हमारा पहले भी इसी तरह से था तो उसको लगाने की ज़रूरत तो नहीं। मैं यहाँ पर आपको होवर बता देता हूँ कि हम होवर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ए को रेड में कर देता हूँ, सभी को हम यहाँ पर रेड ही कर देते हैं और होवर अभी मैं होवर पर लगाता हूँ। जो यूएल के अंदर ए आ रहे हैं उन पर होवर से उनका जो कलर है उनको हम कर देते हैं ब्लू, करते हैं ब्लैक तो नहीं, ब्लू करते हैं। और यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखना जैसे ही इस पर माउस होवर करेगा जिस लिंक पर जाएगा उसका कलर ब्लू हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हम यूज करते हैं ये होवर को। और नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी थी विजिटेड एंड एक्टिव, ये भी इसी के साथ ही काम करती है हमारे एक टैग के साथ ही। मैं यहाँ पर यूएल लिख देता हूँ और यूएल में हम लिखते हैं ए जो विजिटेड हो जाए उसका कलर कर दो ग्रीन। अब ये देखना मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये सभी विजिटेड हो गए। इनको देखने के लिए हम कर देते हैं तो आई थिंक अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया था तो इसलिए यहाँ पर विजिटेड आ गया। वैसे विजिटेड का काम ये होता है कि जो लिंक विजिट हो जाए, जो जिस लिंक पर क्लिक हो जाए वो जस्ट हो। तो अभी कि मैंने एक लिंक पर क्लिक किया था तो इसलिए हो रहा है। इसको रिमूव करने के लिए मुझे इसकी कैशी क्लियर करनी पड़ेगी, तो ये वीडियो लंबी होगी इसलिए अभी हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। वैसे में इसका पर्पज़ यही है कि जिस लिंक पर क्लिक होगा ये उस जो जस्ट उस लिंक उस एंकर टैग का ही कलर ग्रीन करेगा। और नेक्स्ट हम यूएल एक्टिव को पढ़ लेते हैं। एक्टिव किस तरह से काम करता है। एक्टिव में हम कलर इसका कर देते हैं पिंक। अब एक्टिव किस तरह से काम करता है मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और एक्टिव किस तरह से काम करता है जैसे ही कोई लिंक क्लिक हो उस टाइम उसका कलर पिंक हो जाए। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके रखता हूँ, अच्छा अभी मुझे यहाँ पर समझ आ गई। हमने यहाँ पर यूएल के अंदर एल आई डालना था, एल आई के अंदर यूएल के अंदर एल आई और एल आई के अंदर जो एक एंकर है वहां पर उसका कलर हो जाए। और यहाँ पर भी हमने इसको इसी तरह से डालना था, यूएल आई के अंदर जो ए है उस पर एक्टिव होने से ये हो जाए। मैं यहाँ पर अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ यूएल आई के अंदर जो एल आई है और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखना यहाँ पर मैं इसको दबा कर रखता हूँ, जैसे इस पर क्लिक होता है इसका कलर पिंक हो जाता है। ये आप देख सकते हैं इस पर क्लिक होता है तो इसका कलर पिंक हो जाता है। यहाँ पर जैसे मैं दबा कर रखूंगा तो इसका कलर पिंक हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से हम लगा सकते हैं एक्टिव। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टारगेट को। अब नेक्स्ट हम टारगेट को पढ़ते हैं। टारगेट भी एंकर के साथ ही यूज होता है। इसमें हम href दे लेते हैं, एक आईडी दे लेते हैं और देन हम p के अंदर उस आईडी को डिफाइन कर देते हैं और हम उसको कह देते हैं कि जब होम पर क्लिक हो तो यहाँ पर रिजेक्ट करवा दें। रिजेक्ट तो नहीं करवाएगा, स्टोर करवाएगा। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अब देखना मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ, आपको इसका डिफरेंस पता चल जाए। जैसे ही मैं होम पर क्लिक करूंगा तो ये होम वाला पैराग्राफ आ जाएगा। जैसे ही मैं अबाउट पर क्लिक करूंगा तो अबाउट वाला पैराग्राफ आ गया। जैसे मैं कंटेंट पर क्लिक करूंगा तो कंटेंट वाला पैराग्राफ आ गया। अब अगर हमारा ये पेज इस तरह से जो छोटा है, अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमें पता नहीं चलेगा ये क्लिक हो भी रहा है या नहीं, कौन सा पैराग्राफ किसके लिए। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम टारगेट को यूज करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी टारगेट और उसका बैकग्राउंड कलर हम करते हैं येलो ग्रीन और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अब देखना ये बाय डिफॉल्ट अभी कंटेंट था तो इसने लास्ट वाले को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर अबाउट पर क्लिक करूँगा तो ये अबाउट वाला आ गया। अगर मैं होम पर क्लिक करूँगा तो होम वाला आ गया। अब ये सिलेक्ट किस तरह से कर रहा है ये आप देख सकते हैं, ऊपर ही आ रहा है HTML साथ जिससे ये टारगेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर अबाउट लिखूंगा तो यहाँ पर CSS आ गया। अगर मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखूंगा तो JS आ गया। ये किस तरह से आ रहा है क्योंकि ये मैंने एक टैग में ये डिफाइन किया हुआ है। इस तरह से हमारा टारगेट यूज होता है। सो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल।
या पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म करते हैं, और जब नेक्स्ट हमारा फोकस थे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। या फोकस से लेकर आप जितने भी हमारे जो न्यू सूडो क्लासेस आ रही हैं ये फॉर्म के साथ लगती हैं, तो इसको हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। अभी के लिए यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड न्यू डेवलपर के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर DM कर लें। देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।